नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। आज आरजेडी की बैठक चल रही है और मंगनी लाल मंडल को औपचारिक तौर पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। लेकिन उससे बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने महागठबंधन को सीधा कह दिया था कि मैं आपको 7 दिन का वक्त देता हूं, अगर आपको मेरे साथ चुनाव लड़ना है तो घोषणा करिए, नहीं तो फिर हम अपने रास्ते अलग देखेंगे। सवाल यह उठता है कि क्या आरजेडी और कांग्रेस एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी के साथ किसी तरह का गठबंधन चाहती है? मैं आपको बता दूं, मेरे सूत्र कहते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस बिल्कुल किसी तरह का गठबंधन नहीं चाहती और एआईएमआईएम को पता भी है कि आरजेडी और कांग्रेस हमें स्पेस देना चाहती भी नहीं है। लेकिन फिर सार्वजनिक तौर पर एआईएमआईएम इस तरह की घोषणा क्यों कर रही है कि महागठबंधन तुम क्लियर कर दो, तुम हमको लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो? और हमने आपको बता दिया कि दरअसल जब आरजेडी के बड़े नेताओं से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, फैसला तो कभी भी कुछ लिया जा सकता है, क्योंकि आरजेडी जैसी जितनी भी क्षेत्रीय दल हैं वहां तो एक दो नेता ही टॉप लेवल पर फैसला करते हैं। लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक, क्योंकि पार्टी में बड़े नेताओं के आसपास मैं भी रहता हूं, मैं भी फैसले जो लिए जाते हैं उसमें किसी न किसी रूप में शामिल होता हूं, मेरी जानकारी के मुताबिक आरजेडी सोच रही है कि ओवैसी को अपना पैर फैलाने का मौका बिहार में नहीं दिया जाना चाहिए। ओवैसी को मुस्लिम का ठेकेदार बनने नहीं दिया जाना चाहिए। ओवैसी बड़े चालाक पॉलिटिशियन हैं और इस तरह की सिरदर्दी अगर पाली गई तो निश्चित तौर पर आगे सत्ता में भागीदारी उन्हें देनी पड़ेगी, हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। तो काहे का हम लोग अपने लिए एक हेडेक पैदा करें, यह कहना था उनका। अब सवाल यह है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी को यह मालूम नहीं होगा कि आरजेडी के भीतर क्या चल रहा है? क्या उनको यह पता नहीं होगा कि कांग्रेस उनसे दूर क्यों भागना चाहती है? तो बिहार में ओवैसी किसके साथ लड़ेंगे? अकेले लड़ेंगे या बसपा के साथ गठबंधन कर सकते हैं? क्या जनसुराज पार्टी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हम आपको देने वाले हैं। लेकिन एक बात आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी को महागठबंधन में कोई जगह मिलने नहीं जा रहा है और इस बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले आपको दिखाते हैं कुछ बाइट। जी हां, कुछ नेता के बयान, वो क्या कहते हैं, फिर शुरू करेंगे चर्चा। की लगातार बैठक चल रही है। जो दल भी शामिल होना चाहते हैं, सबसे पहले तो वो समन्वय समिति के संयोजक चेयरमैन के पास अपना आवेदन देने का काम करेंगे, उस पर विचार किया जाएगा। हम लोगों का जो संकल्प है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में बिहार में वैसी शक्तियों को नहीं उभरने देना है जो भारत के संवैधानिक व्यवस्था को कमज़ोर करने में लगी है, जो नफरत फैलाने का काम कर रही है और जो कहीं ना कहीं बिहार में जिस तरह का अराजकता की स्थिति है, जिस तरह से 20 वर्षों में जनता और जनता के हितों के खिलाफ काम हुए हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर के जो बदलाव की दिशा में बिहार की जनता तेजस्वी जी के नेतृत्व को देख रही है, वो स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि बिहार में तेजस्वी जी बदलाव के वाहक के तौर पर बिहार। देखिए, कौन कब आता है कब जाता है ये डिपेंड इंडिया अलायंस के चेयरमैन डिसाइड करते हैं। अगर उनको आना है तो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्या बोलने की ज़रूरत है, आए मिले। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन में अब कोई नई दलें आएंगी। ये सारी बातें का समय निकल चुका है। तो आपने सुन लिया किस तरीके से दो नेता क्या कह रहे हैं और इन नेताओं की बात से आप समझ गए होंगे कि मेरे ख्याल से अब वो वक्त निकल चुका है। और आरजेडी के प्रवक्ता कहते हैं कि ऐसे किसी लोगों को हम जगह नहीं देंगे जो नफरत फैलाते हैं, जो हिंदुस्तान के संविधान पर को चोट पहुंचाते हैं। अगर ओवैसी के लिए ये सवाल पूछा जाए और उसमें इस तरह का जवाब मिले तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं। मतलब असदुद्दीन ओवैसी के लिए महागठबंधन में नहीं है कोई जगह। कांग्रेस और आरजेडी के बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से कोई भी गठजोड़ करने को तैयार नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी को अकेले मैदान में उतरना पड़ेगा या बसपा जैसी पार्टी के साथ गठजोड़ करना पड़ेगा। क्या असदुद्दीन ओवैसी के साथ बसपा आएगी? और असदुद्दीन ओवैसी जब जनता के बीच में जाएंगे तो क्या कहेंगे महागठबंधन के बारे में?
वो कहेंगे कि देखिए कैसे ये लोग मुसलमानों को उसका असली हक और हुकूक से वंचित रखते हैं। ये लोग वास्तव में आप लोगों को किस तरीके से सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। चलते हैं इस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे आपका परिचय करा दें कि दरअसल असुद्दीन ओवैसी को महागठबंधन अपने साथ लेने जा नहीं रही है, और असुद्दीन ओवैसी को जब महागठबंधन अपने साथ लेने नहीं जा रही है तो महागठबंधन क्या नुकसान में होगी। दूसरी बड़ी बात, क्या असुद्दीन ओवैसी अकेले चुनाव लड़ेंगे। तीसरी बड़ी बात, क्या सीमांचल में महागठबंधन का स्कोप धीमा करेंगे, ढीला करेंगे, उसकी जीत की जो चांसेस है वो और कमजोर होगी। क्या कुछ होगा, मैं आपके पास सीधा आ रहा हूं। रामबंधु बस जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जगह जगह घूमते भी हैं, सैफोलॉजिस्ट भी हैं, लोगों के मूड और मिजाज को परखते भी हैं। आपका बिहार की बात में बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ पंकज भारतीय जी हैं, जी हाँ, वो भी बिहार की बात में शिरकत किए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी बिहार की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं। रामबंधु बस जी, असुद्दीन ओवैसी को महागठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा, असुद्दीन ओवैसी का पॉलिटिक्स क्या होगा? असुद्दीन ओवैसी महागठबंधन के विरोध में अपने उम्मीदवार उतारेंगे? जी, महागठबंधन में ओवैसी के पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है, ये बात लगभग तय है। ओवैसी के पार्टी के जो प्रवक्ता हैं या उनके जो बिहार के नेता हैं, पिछले कई दिनों से लगातार महागठबंधन में शामिल होने के बारे में वो उनका बयान आ रहा था कि उन्होंने महागठबंधन के लगभग सभी नेताओं को, सभी बड़े नेताओं को अपना प्रस्ताव भेजा है, लेकिन कभी भी महागठबंधन के किसी बड़े नेता ने और उनके प्रवक्ता ने कभी भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिससे ये लगे कि इस विषय पे कोई बातचीत हो रही है या उनके प्रस्ताव पे कोई विचार हो रहा है। इस तरह का भी कोई बयान नहीं आया है। ऐसे में वो शामिल कर लिया जाएगा, ये तो बहुत दूर की बातें हैं। देखिए, महागठबंधन में अगर ओवैसी की पार्टी को शामिल किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि बिहार में मुस्लिम राजनीति के लिए महागठबंधन, खासकर आरजेडी और कांग्रेस ओवैसी को महत्वपूर्ण मानते हैं। ये जो सिंबॉलिक लड़ाई है अल्पसंख्यक समाज को लीड करने को लेकर के, यही लड़ाई तो आज महागठबंधन के अंदर आरजेडी और कांग्रेस में है। आरजेडी को लगता है कि उसका एमवाई समीकरण बिल्कुल ही मजबूत है और बिहार में मुसलमान महागठबंधन में कांग्रेस की अपेक्षा उसके कारण मजबूती से आ रही है। कांग्रेस को लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पे मुसलमान समाज को हम जब लीड करते हैं तो बिहार में भी उनके लीडर कांग्रेसी हैं। तो ये जो लड़ाई कांग्रेस और आरजेडी के अंदर है, खासकर जो कांग्रेस आरजेडी के अंदर बंटवारे को लेकर जो गुत्थियां उलझी हुई है, वो भी मुस्लिम सीटों को लेकर के अपनी अपनी दावेदारी के कारण ही। ऐसे में ओवैसी की पार्टी को ला करके अगर वो मुस्लिम बहुल सीटों को देते हैं तो इसका साफ संकेत जाता है कि बिहार की राजनीति में, मुस्लिम की राजनीति में ओवैसी अब एक आवश्यकता बन गए हैं। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस दोनों उनसे दूरी बनाए रखेंगे और ओवैसी साहब इसके जरिए एक सियासी चाल चल रहे हैं। वो बोलते हैं कि हमको ना सीएम का पद चाहिए, ना डिप्टी सीएम का पद चाहिए, ना राज्यसभा चाहिए, ना एमएलसी चाहिए, सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए हम एकजुट होना चाहते हैं। अगर उनको गठबंधन की ओर से कोई बातचीत की अगर कोई पहल होती है तो मान लीजिए कि अगर 5 से अधिक सीटों का दावा कर दें तो क्या होगा, यहाँ एक एक सीट को लेकर के मारामारी है, तो फिर उनको एडजस्ट कैसे किया जाएगा। और अगर जैसा कि संभावित है उनको गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा तो निश्चित रूप से उनके पास अब तर्क मौजूद है कि जो उनपे बीजेपी के बी टीम होने का आरोप आरजेडी की ओर से लगता था, उसके बचाव के लिए उनके पास तर्क मौजूद है। हमें वो बोलेंगे कि हमको ना सीएम चाहिए था, ना डिप्टी सीएम चाहिए था, ना राज्यसभा चाहिए था, कुछ भी नहीं चाहिए था, हम केवल बीजेपी को हराने के लिए थे, अब वो हमको शामिल नहीं करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही मैच्योर सियासी चाल एआईएमआई के द्वारा बिहार में किया गया है, लेकिन महागठबंधन में उनको शामिल होने की कोई गुंजाइश मुझे नहीं दिखती है। दूसरी बात यह है कि उनके पास जो 5 सीटें हैं, महागठबंधन तो ये मानती है कि वो मौसमी उम्मीदवार के कारण उनके पास 5 सीटें आई हैं, न कि उनका अपना पार्टी का जनाधार है। देखिए, जो भी महागठबंधन या एनडीए से अलग होकर के कई ऐसी पार्टियां हैं, 2020 में अगर आप देखें तो उपेंद्र कुशवाहा जो एक
अलायंस में थे, तो उपेंद्र कुशवाहा को गोह में 44,000 वोट मिला था, लेकिन वो वहां के जो उम्मीदवार थे डॉक्टर रणविजय, उनके कार्यालय था। आप वहां के जो प्राप्त जो मत है उसको आप उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का मत नहीं मान सकते हैं। इसी तरीके से ओवैसी की जो पार्टी 5 सीटें लाई हैं, उनको महागठबंधन ओवैसी का जनाधार नहीं मानती है। अगर नहीं, उनको चलिए, शामिल अगर करती नहीं है, तो मानती इसका है, मतलब राम है कि वो बंधु मानते वत्स हैं कि जी, ओवैसी का राम मुस्लिम बंधु समाज में वत्स जी, जनाधार है। आप कह रहे हैं कि ओवैसी के जनाधार को ये लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, पर एक बड़ा डर भी तो है इन लोगों के भीतर कि ओवैसी को प्लेटफॉर्म दे दिया गया तो ओवैसी ले उड़ेंगे, और वो अगर ग्रोथ करते हैं, उनका ग्रोथ होता है बिहार में, तो कल तो सत्ता में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी ना। पंकज भारतीय जी, आपको नहीं लगता कि ऐसा एक तरीके से महागठबंधन रिस्क ले रही है? इसका फायदा भी हो सकता है, इसका नुकसान भी हो सकता है। पर ओवैसी तो घूम घूम करके कहेंगे कि देखो, हम तो चाहते थे मुसलमान वोट का बंटवारा ना हो, हमने आगे बढ़कर ऑफर दिया कि भाई हम लोग साथ मिलकर के लड़ लेते हैं। आरजेडी ने हमारे 4 विधायक को तोड़ लिया, फिर भी हम सब कुछ भूल गए, सारा अपमान भूल गए, क्योंकि हमें तो बीजेपी को हराना था। पर देखो भाइयों, मुसलमान भाइयों, तुम्हें ये अधिकार देना नहीं चाहते, तुम्हें तुम्हारी आबादी के हिसाब से एमएलए नहीं बनाना चाहते, एमपी नहीं बनाना चाहते, मंत्री नहीं बनाना चाहते, इसलिए तुम्हारे साथ असली खेल तो ये लोग कर रहे हैं। जी पंकज जी, अभी हाल ही में अख्तरुल ईमान साहब ने, जो कि एआईएमएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान गौर करने लायक है। उन्होंने कहा था कि हम महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के प्रति अपनी ईमानदारी दिखाना चाहते हैं। अब गेंद उनके पाले में है, हम पुरानी बातों को भूलकर नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब वो कहते हैं कि गेंद उनके पाले में है, तो वो अपनी वो जो उनकी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम और वोट कटवा वाली जो उन पर आरोप लगते रहे हैं, उससे वो उबरना चाहते हैं। और ये कह करके वो सारा गेंद जो उनके पाले में डालना चाहते हैं, वो स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर वोटों का बंटवारा होता है तो उसके गुनहगार वो नहीं है, बल्कि आरजेडी और कांग्रेस होगी। तो ये एक सधी हुई चाल है। सच तो यही है कि दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई संभावना नहीं है कि महागठबंधन की ओर से इनके साथ कोई बातचीत हो। तो ऐसी स्थिति में अपनी जो उनकी तयशुदा भूमिका है एआईएमआईएम की, उसको वो पटरी पर लाने के लिए, उसको जमीन पर उतारने के लिए वो अपना पासा फेंक करके एक तरह से अल्पसंख्यकों के बीच एक मैसेज देना चाहते हैं। एआईएम, ओवैसी और अख्तरुल ईमान एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर वोटों का बंटवारा हो रहा है तो उसके लिए महागठबंधन जिम्मेवार है, तेजस्वी जिम्मेवार है और कांग्रेस जिम्मेवार है। और ये आपने ठीक भी कहा कि निश्चित तौर पर इस दोनों बातें हो सकती है, इसके फायदे भी हो सकते हैं और नुकसान भी हो सकते हैं। इस मामले में अगर वो इंडिपेंडेंट, अगर वो अपने बूते एआईएमएम वहाँ, खास करके हम सीमांचल की अगर बात करते हैं, अगर वहाँ चुनाव लड़ती है तो वोटों के बंटवारे से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन परिस्थितियां अभी थोड़ी बदली हुई भी है, वक्फ बिल के बाद थोड़ी परिस्थितियां बदली है। और ऐसा कहा जाता है कि अल्पसंख्यक एक ऐसा समुदाय है जो कि जल्दी अपने वोटों को बर्बाद नहीं करती है, बहुत सोच समझ कर कहीं वोटिंग करती है। लेकिन फायदा या नुकसान क्या होगा, ये अभी कह पाना थोड़ी जल्दीबाजी होगी। और मेरे ख्याल से महागठबंधन भी उसी नफा और नुकसान का जो है समीकरण सुलझाने में लगी हुई है। वो देख रही है कि कितना नफा और नुकसान होगा, उसके बाद ही वो कोई फैसला लेगी। पंकज जी, चलिए, नफा और नुकसान को देखने के बाद ही कोई फैसला लेगी। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संजय कुमार, आपका बहुत स्वागत है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आज आरजेडी पार्टी की बैठक भी है, मंगनी लाल मंडल औपचारिक तौर पर इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ये सारी बातें सही है। पर जब असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कुछ दिन पहले अल्टीमेटम दे दिया कि भाई आप हमें 7 दिन में बताओ, आप हमें अपना हिस्सा बनाओगे या नहीं, मेरे पास जानकारी है आरजेडी नहीं बनाने जा रही है। और 2 लोगों ने जब बात भी की मीडिया से, तो एक तरीके से इनडायरेक्टली इंडिकेट कर दिया कि ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है जो संविधान को चोट पहुंचाते हैं। डॉक्टर संजय,
असुद्दीन ओवैसी को महागठबंधन शामिल नहीं करेगी, इसलिए नहीं करेगी क्योंकि महागठबंधन को लगता है कि सत्ता का और भागीदार नहीं होना चाहिए, असुद्दीन ओवैसी को यहीं पर रोक देना चाहिए। और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि असुद्दीन ओवैसी को रोककर महागठबंधन अच्छा कर रही है या अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है? देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो महागठबंधन किसी भी कीमत पर नहीं चाहती है कि ये जो मुस्लिम वोटर हैं इसके स्टेक होल्डर कोई और बने। आरजेडी के साथ वो जुड़े हुए हैं और इसलिए जुड़े हुए हैं कि आरजेडी ही मजबूती के साथ विरोध करती है भारतीय जनता पार्टी का, लेफ्ट की पार्टियों का समर्थन प्राप्त है जिनके साथ भी मुस्लिम जुड़े हुए हैं। तो जो ओवैसी साहब की पार्टी है वो इस बात को लेकर के हमेशा मुस्लिमों के अंदर में एक वातावरण पैदा करते हैं कि आपकी हिस्सेदारी हम ही दिला सकते हैं, आपकी जो भागीदारी है देख लीजिए कि अगर आप 18% की बात करते हैं तो आपकी भागीदारी कहाँ है। तो आप खुद अगर अपने को ताकतवर बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, तभी जा करके आप मजबूत होंगे। लेकिन इस बात को खास करके महागठबंधन कांग्रेस के हिस्से में मुस्लिम वोटर हैं, लेफ्ट पार्टियों के साथ वो खड़े हैं, ये आरजेडी के साथ तो नेचुरली वो जुड़े हुए हैं, फिर ओवैसी जी को स्पेस क्यों देंगे? ताकि कल, बिल्कुल आपने सही कहा कि वो हिस्से की बात करेंगे और कहेंगे कि मुसलमानों का जो वोटों का ध्रुवीकरण हुआ उसके एक बड़े फैक्टर हम ही थे, हमारे वजह से ही ये ध्रुवीकरण हुआ। इस बात को लेकर के ओवैसी को कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी। इनके अख्तरुल साहब जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि हम भी महागठबंधन के हिस्सा बने और मुस्लिम वोट जो है वो उसका बंटवारा ना हो, उसका डिवीजन ना हो, या उस डिवीजन के लिए हमको जिम्मेवार न ठहराया जाए। ये पॉलिटिकल बयान था उनका और बड़ा सधा हुआ पॉलिटिकल बयान था। उनको पता था कि जहां लगेगा कि भाजपा चुनाव जीत रही है या एनडीए चुनाव जीत रही है, हमारे समझाने के बाद भी ये ठहरने वाले और रुकने वाले नहीं है। ये गोलबंद होंगे और इंडिया गठबंधन को ही वोट करेंगे, ये मानेंगे नहीं, कहेंगे कि ठीक है आप अच्छी बात कर रहे हैं लेकिन वोट तो हम इंडिया गठबंधन को देंगे क्योंकि उन्हीं के पास ताकत है बीजेपी को हराने की। तो ये बात ओवैसी साहब की पार्टी के लोग भी समझ रहे हैं। अब जब इनके विधायक वहां रुकने के लिए तैयार नहीं है तो वोटर तो छोड़ दो। अगर इतना ही इंटैक्ट होता, प्रभाव होता तो इनके विधायक नहीं आरजेडी में शामिल होते। जब विधायक रुकने के लिए तैयार नहीं है तो जो इनके मतदाता हैं वो इनकी बात मान ही लेंगे इन शर्तों पर कि एनडीए जीत जाए तो जीत जाए, बीजेपी जीत जाए तो जीत जाए, लेकिन हमें ओवैसी साहब का जो कैंडिडेट है उसको वोट करनी है। इस बात में जमीनी सच्चाई नहीं है और इसी को मान करके गठबंधन ने, या तेजस्वी जी हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस तो उसी समय, तेजस्वी जी ने तो चुप्पी साध ली थी लेकिन कांग्रेस ने तो उसी समय नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया था कि नहीं, किसी भी कीमत पर हम उनको अपने यहाँ एंट्री नहीं देंगे। क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस को ये लोग उस रूप में नहीं एंट्री देना चाहते हैं ताकि उस एजेंडे पर थोड़ा मुस्लिम वोट का फायदा तो हमको मिले लेकिन जो हिंदू वोट है वो कहीं ना बिफर जाए। नहीं, पर ये कमाल की सोच है डॉक्टर संजय। मैं चाहूंगा रामबंधु बस जी इस पर बोलें और ये इस सवाल का जवाब आप भी दीजिएगा। डॉक्टर संजय, मैं आपके पास भी आऊंगा या पहले मैं आपसे ही पूछ लेता हूं। आप मुस्लिम लीग से समझौता केरल में करते हैं और यहां पर असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक्सट्रीमिस्ट दिखती है, क्या मतलब है इसका? कांग्रेस कैसे इसको एक्सप्लेन करेगी? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं और ये सवाल अन्य दो पैनलिस्ट से भी पूछूंगा। देखिए, कांग्रेस का कोई बहुत विजन और स्टैंड क्लियर नहीं है। अभी 3 दिन पहले इनकी बैठक हुई थी और अखिलेश सिंह जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, इन्होंने कस कर करके डांट लगाई थी अपने ही लोगों के बीच में कि भाई ये कांग्रेस जो ईबीसी और ओबीसी और दलित कर रही है, जो आपके बेस वोट थे, जो कभी आपके वोटर हुआ करते थे, आज भी आपके साथ वो कहीं न कहीं खड़े दिखते हैं, उनको आप किनारे कर करके, और ये जो लोग जो नेता बने बैठे हैं ये क्या अपनी जाति का वोट दिलवा देंगे पूरा? तो कांग्रेस स्टैंड बदलती है और राहुल गांधी जी को जिस तरह से समझाया जाता है, केरल में इनकी बात मान लीजिए, इनसे समझौता कर लीजिए, फायदे में कांग्रेस रहेगी। बिहार में असुद्दीन ओवैसी से दूरी बना लीजिए, कांग्रेस फायदे में रहेगी। तो
कांग्रेस उस तरह से अगर आप कहिएगा तो कांग्रेस का ओरिएंटेशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। हर राज्य में वो अपने तरीके से गठबंधन बनाती है। अब हरियाणा और दिल्ली में कांग्रेस का क्या हश्र हुआ सब लोगों ने देखा। हरियाणा में उसने आम आदमी पार्टी को भाव नहीं दिया और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस कही कि हम तो आपको हरा करके ही रहेंगे। तो कांग्रेस के बिल्कुल मैं सहमत हूं कि केरला में कुछ और स्टैंड है, बिहार में कोई और स्टैंड है, लेकिन ओवैसी को ये लोग स्पेस नहीं देने जा रहे। नहीं तो ओवैसी को स्पेस इसलिए नहीं दे रहे हैं ना, मेरी जानकारी ये भी है राम बंदोबस्त जी कि कांग्रेस और आरजेडी को ये पता है कि वक्फ संशोधन बिल के बाद मुसलमान का वोट बंटने नहीं जा रहा है। सॉलिडारिटी मुसलमान का उसी ताकत के साथ होगा जो बीजेपी से लड़ने में सबसे आगे दिखेगा। तो आरजेडी को लग रहा है कि अरे भाई आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट का अलायंस काफी है और मुसलमान के पास जब मजबूत विकल्प के तौर पर नहीं दिखेंगे ओवैसी, तो ओवैसी के प्रति सिंपैथी रखते हुए भी मुसलमान उनको वोट नहीं करेगा। तो पॉलिटिकली हम ओवैसी को बिहार से राजनीतिक सत्ता में दखल से बाहर रखेंगे। और ऐसा सोच रही है कौन? तो कांग्रेस भी सोच रही है, ऐसा आरजेडी भी सोच रही है। ये दोनों नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम वोट का स्टेक होल्डर्स ये बने। और ऐसे अगर एक दो चुनाव में ऐसे ही उनको हरा दिया गया तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। फिर बिहार के बारे में ना लोग सोचेंगे, ना नेता सोचेंगे, ना उनकी ताकत दिखेगी। और इसी रणनीति पर तेजस्वी भी काम कर रहे हैं, इसी रणनीति पर कांग्रेस भी काम कर रही है। आप क्या कहते हैं राम बंदोबस्त जी? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, पहलगाम के हमले के बाद जो राष्ट्रवाद की बात जो चल रही थी वो बिहार के चुनाव में नहीं है, लेकिन वक्फ संशोधन बिल के बाद जो मुस्लिम समाजों में जो आक्रोश है वो आज भी जस का तस है। ऐसे में मुस्लिम समाजों का जो ध्रुवीकरण है वो महागठबंधन की ओर है, उसमें बिखराव होने की संभावना बहुत ही कम है और ये कॉन्फिडेंस महागठबंधन के पार्टियों को है। और ये है, आप देखेंगे कि कहीं कहीं जदयू के नेता जब भ्रमण में जाते हैं तो उनके मुस्लिम नेताओं को भी मुस्लिम जनता के द्वारा एक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। यानी आज भी जो वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जो नाराजगी है अल्पसंख्यक समाज में वो है, तो इसका फायदा महागठबंधन अपने बलबूते लेना चाहती है। दूसरी बात यह है कि आप गौर कीजिएगा, जब भी एआईएम के कोई नेता या प्रवक्ता ये बयान देते हैं कि हम महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव भेजते हैं, उसके ठीक बाद वो बोलते हैं कि हमारा प्रभाव कोसी क्षेत्र में भी है, शाहाबाद में भी है, मगध में भी है और सीमांचल में तो है। इसका मतलब कि इतने सीधे तरीके से ओवैसी साहब को अगर स्पेस मिल जाए तो 5 सीटों पे नहीं मांगेंगे, तो वो उनकी मांग भी वो वैसे ही जाएगी, इसका स्वीकार कर दिया जाए। तो ये एक तरीके से महागठबंधन में कॉन्फिडेंस भी है और ओवैसी को लेकर के चुनाव में कम से कम जिस तरीका ध्रुवीकरण है उसमें उनकी आवश्यकता महागठबंधन को नहीं पड़ेगी। जहां तक बात अभी एक सवाल केरल का था, केरल में कांग्रेस पार्टी को वहां सीधा मुकाबला बीजेपी नहीं है, वहां कम्युनिस्ट पार्टी भी है, वहां भी अपना मुस्लिम जनाधार है। इसलिए वहां की जो भी मुस्लिम लीग या जो भी अन्य जो पार्टियां होती हैं उनको एक साथ करने का चांस बनता है। लेकिन बिहार में कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक गठबंधन में है और उनका मुकाबला बीजेपी के साथ है। तो ऐसे में मुस्लिम हिस्सेदारी किसी दूसरे पार्टी को दे देने से कांग्रेस को भी हानि है और आरजेडी को भी हानि है। तो इसलिए ओवैसी साहब इसमें पॉलिटिकली इनकरेक्ट है महागठबंधन में आना। और निश्चित तौर पे मुसलमान समाज, मुझे लगता है कि इस बार ओवैसी को पिछली बार की तुलना में वोट उस तरीके से नहीं देंगे। यह भी हो सकता है कि ओवैसी की पार्टी को इस बार कोई दमदार कैंडिडेट भी ना मिले, कोई मुस्लिम कैंडिडेट भी ना मिले। यहाँ पे एक नई पार्टी जनता पार्टी है, पिछली बार कोई विकल्प नहीं था। तो जो वैसे उम्मीदवार जिनका अपना लोक विधानसभा क्षेत्र में 10,000, 20,000, 25,000 लोगों के बीच एक प्रभाव है, तो हो सकता है वो, इसीलिए एक संभावनाएं हो सकती हैं 2020 की तरह इस बार ओवैसी को कोई कैंडिडेट भी न मिले। कई ऐसे कारण हैं कि ओवैसी को महागठबंधन में शामिल करके निश्चित तौर पे ओवैसी के राजनीतिक मूल्य में बढ़ोतरी करना ही होगा। और इस बात को कांग्रेस पार्टी, आरजेडी अच्छी तरीके से, नहीं, 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 नहीं,
आपकी आवाज बहुत, हाँ, आपकी आवाज फ्रीज हो जा रही है, लेकिन आपने इस तरह की बात की। पंकज भारतीय जी, आप हमारे साथ हैं। मैं यही सवाल आपसे कर रहा था कि कांग्रेस और आरजेडी का जो नजरिया बिहार में ओवैसी के लिए है, कांग्रेस का वो नजरिया तो मुस्लिम लीग के लिए केरल में रहा नहीं है। ऐसे में जब कांग्रेस पर सवाल उठेंगे तो कैसे कांग्रेस इसका जवाब देगी? मुझे तो लगता है कांग्रेस के इस आरोप में अब बहुत दम दिखाई नहीं पड़ेगा। वजह यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में असुद्दीन ओवैसी का जो वक्तव्य था, जो व्यवहार था, वो बहुत लोगों के दिलों को जीता। वो पहले मुस्लिम कॉज के लिए लड़ते देखे जाते थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपना राष्ट्रवादी चेहरा लोगों के सामने रखा, वो हीरो बनकर के निकले। मैं आपको बता सकता हूं सोशल मीडिया में किस तरीके से असुद्दीन ओवैसी को लेकर के चर्चा हो रही थी, और जब यहां के डेलीगेशन को लेकर के विदेश पहुंचे और उनके हर वक्तव्य को रिपोर्ट किया गया कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जो असुद्दीन ओवैसी अपना इमेज चेंज करना चाहते हैं, इमेज मेकओवर कर चाहते हैं, वो राष्ट्रवादी चेहरा दिखाना चाह रहे हैं और एट द सेम टाइम वो मुस्लिम कॉज के लिए लड़ना भी चाह रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस अगर उन पर एक्सट्रीमिस्ट कह करके आरोप लगाएगी तो मुझे नहीं लगता ये आरोप बहुत हद तक चस्पा हो पाएगा। मुझे सिर्फ ये दिखाई पड़ता है कि राजनीति के गुना गणित में कांग्रेस या आरजेडी को ये लग रहा है कि भाई बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोटों का स्टेक होल्डर ओवैसी ना बन जाए, उनकी राजनीतिक ताकत ज्यादा ना बढ़ जाए, उनको ऐसी सीढ़ी मत दो कि वो सरंग पे चले जाएं, आसमान को छू लें, क्योंकि अगर एक बार बढ़ गए तो रुकना मुश्किल हो जाएगा। मुस्लिम वोट के चैंपियन बन गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। राजनीतिक ताकत बढ़ गई तो उनके साथ भी सत्ता की साझेदारी करनी पड़ेगी, और शायद इसी बात से कांग्रेस और आरजेडी भाग रही है, उसके बड़े नेता भाग रहे हैं। उनको पता है कि वक्फ संशोधन बिल के बाद मुस्लिम्स में सॉलिडारिटी आया है और वो उसी को वोट देंगे जो बीजेपी के विरोध में सबसे आगे दिखाई पड़ेगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? ये पंकज जी, मुस्लिम लीग वाली जो बात आपने कही, एक्सट्रीमिस्ट वाली बात जो कही आपने, तो राजनीति में चाहे वो एनडीए हो या यूपीए हो, कोई भी दल जो है सो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह की राजनीति करती है। और सच तो यही है कि कोई भी पार्टी सिद्धांत की राजनीति नहीं करती है, सुविधा की राजनीति करती है। इसलिए अगर केरल में मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस समझौता करती है तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे बिहार में, तो बिल्कुल आपका मानना सही है कि वो नहीं चाहती है कि जो अल्पसंख्यकों का जो वोट बैंक है उसमें एक तीसरा साझेदार और पैदा हो। इससे बचने की कोशिश कर रही है आरजेडी और कांग्रेस। आप हाल के दिनों में देखेंगे कि जो यहाँ मतलब हाल के दिनों में जब ओवैसी आए थे तो उससे पहले सीमांचल के क्षेत्र में तेजस्वी यादव भी आए थे, उन्होंने भी कई जगह भ्रमण किया था और लौट के गए थे। तो मेरी जो जानकारी है कि उनको जो फीडबैक मिला था उसमें फीडबैक ये था कि वक्फ बिल आने के बाद जो है सो मुसलमान जो है इंटैक्ट रहेंगे। इस बार 2020 वाली जो है बात नहीं रह जाएगी, और संभव है कि जो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी को निराशा हाथ लगे। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आरजेडी या कह लें कि तेजस्वी और कांग्रेस निश्चिंत लग रही है कि जो इस बार किसी तरह से असदुद्दीन ओवैसी डेंट नहीं कर पाएंगे। खास करके हम सीमांचल इलाके की बात करते हैं। अभी जब वो आए थे सीमांचल जब आए थे, किशनगंज आए थे, तो उन्होंने मंच से कहा था कि वो इस बार 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और बातों बातों से लगा था कि इस बार न सिर्फ टारगेट उनका सीमांचल होगा बल्कि उनका टारगेट जो है मिथिलांचल होगा। तो रही बात आप जो राष्ट्रवादी चेहरा उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के समय दिखाया, तो आप गौर करेंगे कि देखिए असदुद्दीन ओवैसी एक मजे हुए राजनेता हैं। उनको पता है कि जो कौन सा नस कब दबाना है। जब ऑपरेशन सिंदूर में राष्ट्रभक्ति का आलम था, चारों तरफ राष्ट्रभक्ति देश हित की बात हो रही थी, तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी जाहिर सी बात है कि वही राग आलापा। लेकिन वही असदुद्दीन ओवैसी जब सीमांचल के इलाके में आते हैं तो फिर वही बात करते हैं, उसी तरह की बात करते हैं। वो यहाँ खुल करके बोलते हैं कि अभी तक आप लोगों का जो है
कांग्रेस और आरजेडी ने शोषण किया है, आपको जो आपकी भागीदारी मिलनी चाहिए वही वो नहीं दी गई है। तो इस स्थिति में वो अपनी यहाँ आकर के बात करते हैं, अपने कौम की आकर के बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटिशियन है तो इस तरह की बातें करेंगे ही, इसमें कुछ नया नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात तय है कि इस आप बहुत हल्के में नहीं ले सकते हैं अजहरुद्दीन ओवैसी को, एआईएमएम को। हम इस बात से सहमत नहीं है कि उनको जब वो अकेले चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें कोई वजन वाला या कोई कद्दावर कैंडिडेट यहाँ पर इस इलाके में नहीं मिलेगा, ऐसा हम मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तो मान लिया आने वाला समय बताएगा कि जो कितना कद्दावर उनको कैंडिडेट, कितना वजन वाला कैंडिडेट उनको मिल पाता है। लेकिन तमाम कवायद, कितना भी वक्फ बिल के बाद कितना भी इंटैक्ट हो मुस्लिम वोटर, ये तो है। खास करके हम ये इसलिए कह रहे हैं कि जो यूथ, मुस्लिम यूथ हैं, उनको इनकी भाषा, अजहरुद्दीन ओवैसी की भाषा अच्छी लगती है। इस यूथ में वो अच्छे खासे लोकप्रिय हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वो कांग्रेस और आरजेडी को नुकसान पहुंचा दे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पंकज जी। बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल डिस्कार्ड कर देना असदुद्दीन ओवैसी को अकेले, ये ठीक नहीं है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी अपनी ताकत दिखाएंगे। तो मेरा सवाल ये है कि सीमांचल में, और ख़ास तौर पर ये अररिया है, पूर्णिया है, किशनगंज है, कटिहार है, ये जो 4 जिले हैं वहाँ पर तो मुस्लिम आबादी 30% से ज़्यादा है डॉक्टर संजय। किशनगंज में तो 50% से ज़्यादा है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का इन जिलों पर कम से कम 25 से 30 सीटों पर उनका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। साफ तौर पर इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। ऐसे में डॉक्टर संजय, मैं आपसे ये पूछूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी अगर अकेले उतरते हैं, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की पार्टी भी होगी, प्रशांत किशोर भी इन जगहों पर ज्यादातर मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देंगे, क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं कि आबादी के हिसाब से हम टिकट का बंटवारा करेंगे। और उन्होंने उपचुनाव में दिखा भी दिया कि आपको याद होगा इमामगंज में उन्होंने मोहम्मद अमजद को उतारा और परिणाम क्या हुआ, लालू प्रसाद भी गए और ओसामा साहेब भी गए, लेकिन जीत नहीं हो पाई। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, महागठबंधन के लिए कितना बड़ा खतरा बनेंगे ओवैसी? सीधा सवाल है आपसे। बेलागंज से जो उतारे, हाँ, बेलागंज से। जी हाँ, मैं गलत था, बेलागंज से। हाँ, इमामगंज से इनके जो पासवान जी उम्मीदवार थे वो थे बेलागंज से। राइट। जीताराम मांझी की जो बहू जीती हैं, दीपा मांझी, उनके खिलाफ। खैर, ये किशनगंज में मुसलमानों की संख्या 68% के करीब है, जो किशनगंज जिला है। और पूर्णिया और अररिया इसमें करीब 45% से ऊपर है। कटिहार में भी वही रेशियो है, करीब 40 से 45 के बीच में। तो ये जो 4, जो जिसे सीमांचल कहा जाता है, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज, इसका एवरेज अगर आप निकालिएगा तो करीब 45 से 50% के बीच में मुस्लिम आ जाते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि कभी कभी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें प्रभाव नहीं। कई जगह ओवैसी साहब ने बिहार में कैंडिडेट उतारा और कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मिथिलांचल का वो तो सारण लड़ने आ रहे थे, गोपालगंज लड़ेंगे, सिवान लड़ेंगे, छपरा लड़ेंगे, इसकी बात वो कर रहे थे। फिर आखिर वो क्यों समझौता की बात क्यों करने लगे? चूंकि किसी भी कीमत पर इस बार चाहते हैं लोग कि बीजेपी मजबूत ना हो, और कांग्रेस इस बात को समझ रही है। कर्नाटका में, तेलंगाना में जिस तरह से मुसलमानों का ओरिएंटेशन हुआ है कांग्रेस के तरफ, तो कांग्रेस ये स्पेस दूसरे को क्यों लेने देगी भाई? एक नया इनके पार्टनर क्यों तैयार हो जाएंगे जो हिस्सेदारी की बात करने लगेंगे कि हमें इतनी सीटें दीजिए? ओवैसी कोई 2 सीट पर तो मान नहीं जाएंगे। अभी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये नहीं समझा पा रहे हैं, जो ऑलरेडी झारखंड में जिनके साथ इनका समझौता है, उनके ही कल लोग कह रहे थे कि ठीक है तो हम झारखंड भी समझ लेंगे और बिहार में भी हम लड़ लेंगे, हमें मत कोई भाव दीजिए। 4-5 बैठकें हो गई महागठबंधन की, जो नेचुरल इनके अलायंस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जब उसको ये भाव नहीं दे रहे हैं तो ओवैसी साहब को, वो चाहे जितना भी युवाओं में उनका क्रेज हो, वो ये भाव ये लोग देने वाले नहीं है।
और अलग अलग मिजाज है। वो पूर्णिया का मिजाज अलग है, कटिहार का मिजाज अलग है, किशनगंज अलग सोचता है, अररिया की सोच अलग है। होता क्या है कि जैसे ही इस तरह के भाषण जब आकर के ओवैसी साहब जैसे लोग देने लगते हैं उस इलाके में, हिंदू पोलराइज हो जाते हैं। और यही तो बीजेपी चाहती है, यही एनडीए चाहती है कि जितना भी आप तीखा हमला करेंगे, हमारे लोगों के ध्रुवीकरण में जो जातीय समीकरण में ये बांटते हैं, अगड़ा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, ये सारे लोग एक हो जाते हैं। और वही लोकसभा में भी दिखा कि उसी का रिफ्लेक्शन था कि अररिया जैसी सीट को आरजेडी नहीं जीत पाती है, जबकि वो मुस्लिम डोमिनेटेड क्षेत्र है, 50% वहां पर मुस्लिम है। तो ये बात इनको भी पता है, महागठबंधन के लोगों को भी पता है कि वो वैसी आएंगे, विश्वमन अगर करेंगे तो फिर क्या होगा कि हिंदू वोट ध्रुवीकरण में चला जाएगा, घाटे में हम रहेंगे और हमारे साथ वो अलायंस में रहेंगे, इसलिए हम उनका कुछ कर भी नहीं पाएंगे, उनको बोलने से हम रोक भी नहीं देंगे और हिस्सेदारी की बात वो करेंगे ही। इसलिए कांग्रेस वो बात को समझ रही कि जब नेचुरली मुस्लिमों का ओरिएंटेशन मेरे तरफ है, आरजेडी देख रही है कि वो बीजेपी के खिलाफ में वो मेरे साथ रहेंगे ही, वो वक्फ संशोधन बिल हो या जो भी और मामला हो, वो सब को लेकर के वो सब शुरू हो जाता है। वहां सीएए एनआरसी भी शुरू हो गया बिहार में पसमानदा, कि भाई 70% तो पसमानदा है और 30% मुस्लिम जो हैं वो बाकी लोगों का हक खा जाते हैं, और बीजेपी पसमानदा अभी से करना शुरू की है। आपको याद होगा कि पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में लोकसभा चुनाव का जब आगाज अमित शाह ने किया था तो पसमानदा समाज से इस किया था कि ये मुसलमान करते हैं, पसमानदा मुसलमानों के हिस्से में अभी तक क्या आई है। नहीं, पर डॉक्टर संजय एक बात और सामने आ रही है, शरजील इमाम भी चुनाव लड़ सकते हैं और किशनगंज से लड़ सकते हैं। शरजील इमाम ओवैसी की पार्टी से भी टिकट चाह सकते हैं और कांग्रेस से भी टिकट चाह रहे हैं। ऐसे में गंभीर सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस नहीं देती है तो असुद्दीन ओवैसी की पार्टी से शरजील इमाम चुनाव लड़ सकते हैं। पर बड़ा सवाल यह है कि असुद्दीन ओवैसी की पार्टी 5 सीटें जीती है तो कुछ तो आधार उसका तैयार हुआ होगा, 4 भले ही उधर भाग गए। ऐसे में जो आरजेडी को लगता है कि सीमांचल में हमें ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, वो आरजेडी सीमांचल में बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रही है, क्योंकि मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता है, ध्रुवीकरण होता है, हिंदू एक साथ आते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आरजेडी असुद्दीन ओवैसी को इसलिए अलग कर रही है क्योंकि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण ना हो, या इसलिए अलग कर रही है कि स्टेक होल्डर ना बढ़ जाए मुस्लिम वोटों का, या इसलिए अलग कर दे रही है कि एक स्टेक होल्डर क्यों पैदा करें जब वक्फ संशोधन बिल के बाद मुस्लिम यूनाइटेड हैं और वो उस हमारे पक्ष में वोट करेंगे क्योंकि हम ही तो बीजेपी से लड़ रहे हैं। स्टेक होल्डर वाली ही बात को हम मानेंगे कि ये प्रायोरिटी वही है कि आखिर जब नेचुरली वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके वोटों का समीकरण मेरे साथ बैठता है और वो देते भी हमें वोट है, फिर एक नया स्टेक होल्डर क्यों कर दें। और जहां तक शरजील इमाम की बात है, उनके पिताजी भी कांग्रेस में रहे थे, वो तो जहानाबाद के ही हैं, मोहम्मद अकबर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हीं के पुत्र हैं शरजील इमाम। तो शरजील इमाम ओवैसी साहब की पार्टी से लड़े, कांग्रेस से लड़े, निर्दलीय लड़े, वो जो मुद्दा भुनाएंगे उसको वो लोग सुनेंगे, लेकिन वहां भी लोगों की प्रायोरिटी में वही होगी कि एनडीए का कैंडिडेट को कौन हरा रहा है, कौन है जो एनडीए को कंटेस्ट देके उनको किनारे कर रहा है, उनका ध्रुवीकरण उसी पर होगा। इसलिए लड़ेंगे वहां। सीमांचल में चुनाव लड़ने से ओवैसी साहब को कौन रोक देगा, लड़े, 2-4 सीट जीत भी सकते हैं, इससे भी कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन स्टेक होल्डर आरजेडी हो या कांग्रेस हो, ओवैसी साहब को नहीं बनाना चाहती है। जहां तक मेरी समझ है वो उनकी प्रायोरिटी में रहती है कि वो आएंगे तो फिर अब वो हिस्सेदारी की बात करेंगे कि नहीं, हमको तो सीमांचल में इतनी सीटें चाहिए ही चाहिए, और सीमांचल ही क्यों, बाकी हिस्से में क्यों नहीं। जहाँ 40 ऐसे विधानसभा की सीटें हैं बिहार में 243 में, जहां 50% मुस्लिम मत आता है, अब वो 40 सीट पर वो दावा करने लगेंगे कि भाई वो उन सीटों पर भी हमें जगह मिलनी चाहिए। तो मैं मानता हूं कि स्टेक होल्डर वाली बात मुझे ज्यादा अपील कर रही है। हाँ, ये जब बोलेंगे तो हिंदुओं का ध्रुवीकरण तो होगा, इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता, पर मैं रामबंधु वत्स जी, आप सेफोलॉजिस्ट भी हैं, आप ये बताइए कितनी सीटों पर आप असदुद्दीन ओवैसी का प्रभाव देखते हैं और आपको लगता है महागठबंधन को नुकसान हो सकता है? साथ ही अगर हम बात करें प्रशांत किशोर की, तो क्या आपको लगता है कि जो माइनॉरिटीज़ के वोटर्स हैं वो प्रशांत किशोर की भी तरफ देख रहे हैं और ये ओवैसी और प्रशांत किशोर दोनों महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे, या ये कितना भी टिकट दे दें महागठबंधन की तरफ ही मुस्लिम समाज जाएगा? क्योंकि बीजेपी से लड़ाई है, 2015 से हम लगातार देखें, ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मुस्लिम उसी को वोट करता है जो बीजेपी को हराता हुआ दिखता है। ऐसे में आपसे पूछ रहे हैं क्या करेगा मुसलमान, कितनी सीटों पर नुकसान पहुंचाएंगे असदुद्दीन ओवैसी, और प्रशांत किशोर भी इस मुस्लिम बाहुल्य सीट पर किसका ज्यादा नुकसान करेंगे? ये तीनों सवाल मेरा आपसे। देखिए, जिस कदर इस वक्त मुस्लिम समाजों में ध्रुवीकरण है, उससे यही जाहिर होता है कि जो कैंडिडेट बीजेपी को हराएगी उसी को मुस्लिम समाज वोट देंगे। तो महागठबंधन के अतिरिक्त बात अगर एआईएमआई की होती है या जन स्वराज की होती है, तो उनके जो उम्मीदवार हैं उनके प्रभाव को देखते हुए ही वोटिंग होगा, न कि उनके पार्टी के प्लेटफॉर्म को देखते हुए। अगर उनको ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ पे जन स्वराज या सीमांचल में कोई खास क्षेत्र है जहाँ ओवैसी साहब का बहुत प्रभाव है, तो यहाँ वो हरा सकते हैं बीजेपी को, तो वहां जाएंगे। इस वक्त बिहार में मुस्लिम समाजों में एक ध्रुवीकरण है। वैसा ध्रुवीकरण 2020 में नहीं था। 2020 में मुस्लिम समाजों में आरजेडी को लेकर के एक असंतोष भी था, आक्रोश नहीं था, लेकिन असंतोष था कि उनको मुस्लिम उम्मीदवारों को उतनी संख्या में टिकट नहीं मिलती है। तो कुछ उम्मीदवार जो हमेशा आरजेडी के लिए मेहनत करते हैं और उनको टिकट नहीं मिलता है, तो अपनी पहचान के खातिर लड़ते भी हैं और अपने प्रभाव से वोट लाते भी थे। इस वक्त वो मिजाज नहीं है। इस वक्त सीधा साधा एक ही फंडा है कि जो उम्मीदवार अगर महागठबंधन को छोड़ के कोई दूसरी पार्टी का जो उम्मीदवार ऐसा दिखे कि ये बीजेपी को हरा सकता है, तो वोट देंगे। और इसी कसौटी पे इस बार सीमांचल में ओवैसी साहब को भी अल्पसंख्यक समाज कसेगी। ऐसा नहीं है कि उनका जो आक्रामक या कट्टर मुस्लिम चेहरा है उसके आधार पे उनको वोट दे दिया जाएगा, क्योंकि उनके बारे में ये बार बार आरोप लगता है और ये बात जनता में है ही कि उनके चुनाव लड़ने से बीजेपी को लाभ होता है। देखिए, आरोप जन स्वराज पे भी लगता है, आरजेडी लगाती है, और ओवैसी पे भी लगाती है बीजेपी के बी टीम होने की। लेकिन बी टीम होने के आरोप से जन स्वराज उबर चुकी है, क्योंकि वो केवल मुस्लिमों की बात नहीं करती है और उसकी राजनीति एक अपने अलग ढर्रे पे जा रही है। लेकिन ओवैसी की राजनीति आज भी अल्पसंख्यक समाज की नजरों में बी टीम का जो ठप्पा है, उसको ओवैसी की राजनीति पूरी तरीके से उभरी नहीं है। तो ऐसे में इस बार अल्पसंख्यक समाज का जो मतदाता है वो रिस्क नहीं लेगा कि किसी भी उम्मीदवार के पहचान के कारण वो उनको वोट दे दे और उससे लाभ बीजेपी को हो जाए। तो ये इस वक्त मुझे, जहां तक मेरी समझ है, यहाँ का जो अल्पसंख्यक समाज है उसकी इस तरह की नहीं, ये आप हमें बता दीजिए, सीधा सवाल करें, सीधा आपसे सवाल पूछें। पंकज भारतीय जी से भी यही पूछूंगा, 25 से 30 सीट जो सीमांचल का सीट है उस पे असदुद्दीन ओवैसी कहां कहां नुकसान पहुंचा सकते हैं, कितनी सीटों पर नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए, जिन सीटों पे वो जीत चुके हैं उन पे ही उनका प्रभाव आएगा, और जहां पे वो पिछली बार नहीं जीते हैं वहां का मतदाता महागठबंधन की ओर ही रहेगा, वो रिस्क में नहीं लेगा। तो अगर कुछ वोट काटेंगे या अगर कहीं दोबारा जीतने की गुंजाइश होती है, तो उसी 5 सीटों पे जहां पे वो इस बार 2020 में चुनाव जीत चुके हैं। चलिए, आप ये बात कह रहे हैं, पंकज भारतीय जी आपसे भी सीधा सवाल है, असदुद्दीन ओवैसी और प्रशांत किशोर सीमांचल की कितनी सीटों पर नुकसान पहुंचा सकते हैं महागठबंधन को? देखिए, सबसे पहले देखना ये है कि सीमांचल में कुल 24 सीटें हैं। 24 सीटें हैं, तो उसमें जो है 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि 50% से अधिक आबादी मुसलमानों की है। और इसी जो है सो 12 सीटों में से जो है 5 सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जीत दर्ज किया था। तो जाहिर सी बात है कि जो उनका जो है मुख्य तौर पर जो दबदबा है वो पूर्णिया और किशनगंज के इलाके में ही देखा गया था 2020 के चुनाव में।
तो ऐसी स्थिति में अगर वो अकेले चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर जो है सो ये इन सीटों पर जो कम से कम वो 5 सीट जो जीते थे उस पर तो मान लिया वो कुछ ना कुछ तो नुकसान पहुंचा ही सकते हैं, लेकिन जो कुल मिलाकर के 12 सीटें हैं जिस पर की मुस्लिम आबादी 50% से अधिक है, तो उन पर भी वो नुकसान पहुंचाने की स्थिति में होंगे। लेकिन हम फिर कहेंगे कि इस बार परिस्थितियां बदली हुई है। वक्फ बिल के बाद से परिस्थितियां अब काफी बदल गई है। हमारी जो सीमांचल के मुस्लिम मतदाताओं से हमारी जो बातचीत हुई है, उनका जो अब रुझान दिखाई देता है उससे लगता है कि वो इस बार कोई गलती करने को तैयार नहीं है। ठीक है, जो हमारे एक साथी ने जो कहा कि उस समय 2020 में थोड़ी सी आरजेडी के प्रति नाराजगी थी जिस वजह से वो स्पेस लेने में सफल रहे असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन इस बार कुछ वैसी स्थिति नहीं बन सकती है। लेकिन हम फिर कहना चाहेंगे कि जो अगर वो थोड़ा भी डेंट कर पाते हैं असदुद्दीन ओवैसी, ऐसा नहीं है कि जो उनके पास उम्मीदवारों की कोई कमी है, अभी भी कतार में लोग यहाँ पर हैं, तो उस स्थिति में अगर वो थोड़ा सा भी डेंट करेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी और कांग्रेस को ही पहुंचेगा। अब रही बात जनसुराज की, तो जनसुराज की स्ट्रेटजी ही रही है कि जो मुस्लिम और जो अति पिछड़ा है उनको वो कहते भी रहे हैं कि जिनकी जिनकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, तो उस हिसाब से और इस इलाके में जो जनसुराज, चूंकि यहाँ सीमांचल से ही उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह और पप्पू सिंह जी भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो भी कुछ ना कुछ प्रभाव डालेंगे और उनकी जो यहाँ रणनीति देखने के लिए मिल रही है तो उसमें वो मुसलमानों को भी वो लोग प्राथमिकता दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब है क्या कि जो दोनों माननीय जनसुराज और एआईएमएम की स्थिति में जाहिर सी बात है कि जो जब दोनों रहेंगे तो जनसुराज उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उतना ज्यादा मुस्लिम वोटरों को आकर्षित नहीं कर पाएगा जितना कि एआईएमआईएम कर पाएंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर के जो स्थिति है उसमें तो लग रहा है कि जो सीमांचल के इलाके में वो असदुद्दीन ओवैसी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो जैसा कि कहा जाता है कि जो 5 सीट जो इस इलाके में मिली थी उस वजह से जो है सो मुख्यमंत्री बनने से तेजस्वी यादव रह गए थे, 12,500 वोटों का फासला भी था। तो इस स्थिति में जो है सो कमतर आंकना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव है। अगर ये वो 2-4 हजार वोट का भी अगर नुकसान पहुंचा देते हैं ओवैसी या फिर जनसुराज, तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान तेजस्वी को, महागठबंधन को उठाना पड़ेगा। चलिए, तो ये बात आपने कह दी, महागठबंधन को उठाना पड़ेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर जो नुकसान एनडीए को पहुंचाएंगे, क्या उसको बैलेंस असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन को नुकसान कर भरपाई करेंगे, या प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी ज्यादा नुकसान महागठबंधन को ही पहुंचाएंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर का भी ज्यादा जोर मुसलमान और अति पिछड़ों पर है। डॉक्टर संजय, ये जवाब मैं चाहूंगा आपसे जल्दी। देखिए, 40 सीट पर तो ये जनसुराज कह रही है कि मुस्लिम उम्मीदवार देंगे। 40 लोकसभा के हिसाब से 40 उम्मीदवार तो आपका बनता ही है। तो अगर मुसलमान उम्मीदवार होंगे और जनसुराज की ताकत अगर उसके साथ लगेगी तो स्वाभाविक है कि वो नुकसान किसको होगा। महागठबंधन निश्चित रूप से इस बात को समझ रही है। ओवैसी भी अगर लड़ते हैं और काटते हैं वोट, मुस्लिम का वोट एनडीए को तो नहीं ही मिलता है, बहुत कम परसेंट मिलता है, तो वो भी उसी गठबंधन को। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो उम्मीदवार की जाति क्या है और वो क्षेत्र कौन है। जाति और क्षेत्र भी बहुत मायने रखता है। कभी कभी होता क्या है कि लोग रहते हैं कहीं और, लेकिन जब उनकी जाति का कैंडिडेट हो जाता है तो बिहार तो इस जाति के ही दलदल में चला जाता है और फिर तय वहीं से चीजें होने लगती है। तो चाहे वो वैसी हो चाहे प्रशांत किशोर हो, ये नहीं कहा जा सकता है कि ये नुकसान एनडीए को ज्यादा करेंगे कि ये नुकसान इंडिया गठबंधन को ज्यादा करेंगे। डिपेंड करता है कि इनके उम्मीदवार की जाति क्या है, उनका क्षेत्र क्या है। और प्रशांत किशोर, अब मैं छोटा उदाहरण मैं बता देता हूँ। रुपौली 50-55 हजार वहां मुस्लिम मतदाता थे और उन्होंने न इंडिया को वोट दिया न एनडीए को वोट दिया, निर्दलीय शंकर सिंह को वोट दिया, जिस राजपूत जाति का मात्र वहां 8,000 वोट है।
जबकि 50,000 मुसलमान वहां हैं जिन्होंने शंकर सिंह के पक्ष में मतदान कर दिया। तो कौन सा मुद्दा वहां हावी होता है? जाति कितना सर चढ़ करके बोलती है? प्रशांत किशोर अपनी बात से कैसे कनेक्ट कर लेते हैं लोगों को, या ओवैसी फिर वो एक्सट्रीम का जो पॉलिटिक्स करते हैं उसमें मुसलमानों के हित की बात करके कैसे वोट को अपने हिस्से में ले आते हैं। ये तो डिपेंड करता है उन समय की परिस्थिति पर। लेकिन प्रशांत किशोर हो चाहे ओवैसी हो, नुकसान अगर पहुंचाएंगे तो एनडीए भी प्रभावित होगा, इंडिया गठबंधन भी प्रभावित होगा। चलिए, बहरहाल चर्चा का विषय यही है कि असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन में शामिल नहीं होंगे, ऐसा इनपुट मेरे सूत्र के द्वारा मुझे मिला है। और जो प्रवक्ता इंडिया गठबंधन के हैं उन्होंने भी इशारा उधर ही किया है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि असदुद्दीन ओवैसी अकेले चुनावी मैदान में उतर करके क्या उसी तरीके से तेजस्वी का रास्ता रोकेंगे जैसे 2020 में उन्होंने रोका था, या इस बार प्रशांत किशोर उनके द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई कर सकेंगे क्योंकि प्रशांत किशोर ज्यादा वोट एनडीए का काटेंगे? क्या ऐसा होने जा रहा है? और दरअसल इसी पर चर्चा और परिचर्चा बहुत तेज है। लेकिन एक बात कहा जा रहा है कि सीमांचल जहां 24 सीटें हैं और 12 सीटों पर 50% से ज्यादा मतदाता मुसलमान हैं, ऐसे में ओवैसी इन 12 सीटों पर क्या अपना दम दिखाएंगे? और दूसरी बड़ी बात, जिस तरीके से ओवैसी सीमांचल से बाहर निकलकर मोतिहारी और मधुबनी में भी अपना पैर फैलाना चाहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी का ये दाव कितना कारगर होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बिहार की बात में पंकज भारतीय जी, राम बंदोबस्त जी और डॉक्टर संजय कुमार शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।